सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पिछले अध्याय जो द्विघात समीकरण थी, द्विघात समीकरण का जो पहला अध्याय था 4.1 प्रश्नावली में, उसमें हमने विभिन्न जो बीजगणितीय समीकरण दे रखी थी उन समीकरणों के बारे में हम लोगों ने जांच करके पता किया था कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। और कुछ भाषाई प्रश्न थे जिसको हमने बीजगणितीय समीकरणों के रूप में डाला था, द्विघात समीकरण बनाई थी उनकी, बना करके हम लोगों ने कहा था कि हम आने वाले नेक्स्ट जो अध्याय होगा उस अध्याय में हम इन्हीं द्विघात समीकरणों को अलग अलग विधियों से हल करना सीखेंगे। तो अब आज हम जो अपना नेक्स्ट अध्याय है द्विघात समीकरण, जिसमें प्रश्नावली 4.2 है, इस 4.2 के मैं विभिन्न 5 या 6 प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। इससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि आने वाले मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक भी करें ताकि आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली, तो 4.2 प्रश्नावली में हम लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे। चलिए मैं पहला प्रश्न लेता हूं। पहला प्रश्न है अपना x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को हमें हल करके हमें चर x के मान निकालने हैं। ये हमेशा याद रखिए कि जितनी घात की द्विघात समीकरण, जितनी घात की कोई बीजगणितीय समीकरण होती उसको हल करते हैं तो उतने उसके हल आते हैं। 3 घात में होती है तो चर के 3 मान प्राप्त होते हैं, 2 घात में होती चर के 2 मान प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास 2 चरों वाली, माफी चाहूंगा, तो हमारे पास ये जो द्विघात समीकरण है x के रूप में, इसको अब जब हम हल करेंगे गुणनखंड विधि से तो हमारे पास x के 2 मान प्राप्त होंगे। अब हल कैसे करना पिछली क्लासों में हमने सीखा था, फिर भी मैं आपका एक बार डाउट कंप्लीटली क्लियर कर देना चाहूंगा। इसके जब हम गुणनखंड करते हैं तो हम देखते हैं सबसे अंत में जो अचर राशि है उसको नोटिस किया जाता है कि ये क्या है। तो ये राशि है माइनस के 10। यदि x स्क्वायर के आगे कोई पहले से ही कोई राशि दे रखी हो, जैसे यहाँ पे नहीं है तो इसको हम 1 मानेंगे, परंतु यदि इसके आगे कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए 2 दे दिया, तो 2 को हम इससे गुणा करके एक नया गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। अगर यदि 2 होता तो 2 को हम माइनस 10 से गुणा करके माइनस 20 प्राप्त कर लेते, परंतु हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 10 दे रखा है, माइनस का 10 है, तो ये हमारे पास संख्या है 10। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं सोचनी जिसको गुणा करने से हमारे पास आना चाहिए 10। गुणा करने पर हमारे पास 2 संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पर 10 आना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है, इसके आगे का चिन्ह भी देखना, ये से डिसाइड होगा कि जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो 2 संख्याएं हम ऐसी सोचेंगे जिनको गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए और माइनस का चिन्ह है, घटाने पर एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्याएं हम सोचेंगे। तो 2 संख्याएं हम अगर सोचते हैं तो हमारे पास 2 संख्याएं प्राप्त होती है, हमारे पास 5 और 2। 5 को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 5 दूने 10 हो जाते हैं और 5 में से 2 घटा देते हैं तो हमारे पास 3 प्राप्त हो जाते हैं। अब हम लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस रखेंगे और हमने कहा था कि 5 और 2 है, तो पहली संख्या हमारे पास 5 है, दूसरी संख्या 2 है, ये दोनों x के गुणांक लिया। मैंने 3 की जगह क्या लिख दिया, 5 माइनस 2 लिख दिया, फिर माइनस के 10 बराबर 0। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। चिन्हों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना, माइनस की जगह माइनस रखना है, प्लस की जगह प्लस रखना, ताकि गणना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आए। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस x को 5 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे देखो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 को x से गुणा किया 2x, फिर पीछे है माइनस के 10 बराबर 0। ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमें 2 में से कॉमन लेना, इन 2 में से और इन 2 में से कॉमन लेना, ठीक है। आगे वाली में से हमें पता है कि x स्क्वायर और माइनस 5x में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x स्क्वायर में से x बच जाएगा और माइनस यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो 5 बच जाएगा। तो यहाँ से जब हमने x कॉमन लिया तो यहाँ से x स्क्वायर में से x बच गया और यहाँ से x कॉमन आते या माइनस के 5 बच गए। सेम आगे चलेंगे, ये प्लस का प्लस चिन्ह, ध्यान रखिए, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, ठीक है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x और प्लस माइनस माइनस ही रहता और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। जब हम ऐसे द्विघात समीकरणों को हल करेंगे हमेशा ध्यान रखना कि जो ये गुणनखंड वाला जो भाग है ये अभिष्ट दोनों के अंदर समान आएगा 100%। अब दोनों के अंदर देखिए x माइनस 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 मैंने कॉमन ले लिया।
तो यहां से क्या बचा हमारे पास, x बचा, और यहां से बचा हमारे पास प्लस का 2 बराबर 0। अब हमारे पास दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, पहला तो है x माइनस 5, दूसरा है x प्लस 2, जिनका गुणनफल 0 है। दो संख्याओं को गुणा करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब फिक्स है कि उसमें से कोई एक संख्या जरूर 0 है। अब मान लेते हैं या तो पहली संख्या 0, तो मैं यह लिख देता हूं, या तो पहला जो भाग है x माइनस 5 बराबर 0, तो दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 5। ये हमारे पास x का पहला मान प्राप्त हो गया। या फिर दूसरा वाला भाग को अगर हम 0 माने, दूसरा क्या है हमारे पास, x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस का 2 तो चला जाएगा माइनस का 2। तो हमारे पास दो संख्याएं प्राप्त हो गई, x के जो दो मान है, पहला मान है x बराबर 5 और दूसरा है x बराबर माइनस 2। हमने इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करा है। देखिए मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि हमें पीछे संख्या को देखना है और उसके सामने का चिन्ह देखना, और यदि x स्क्वायर आगे कोई संख्या तो उसको गुणा करके नई संख्या बना लेनी है। तो यहाँ पे 10 है, तो हम ऐसी दो संख्याएं सोचेंगे जिसको गुणा करने पर 10 आना चाहिए, और चूंकि इसके आगे माइनस है इसीलिए एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 3 आना चाहिए। वैसे हम लोगों को आइडिया लगा कि हमारे पास 5 और 2 है, 5 को 2 से गुणा करने पर 10 बन जाता है, और 5 में से 2 घटाने पर 3 बन जाता है। उसी मेथड को जब हम आगे बढ़ते हैं तो इजी रूप में धीरे धीरे सावधानी रखते हुए, चिन्हों का विशेष ध्यान रखते हुए जब हम इनको सरल करते हैं तो हमारे पास अभिष्ट मान प्राप्त हो जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। मैं इसका तीसरा प्रश्न लूंगा। तीसरा प्रश्न हमारे पास है अंडरवुड 2x स्क्वायर, फिर है प्लस के 7x, और फिर है 5 अंडरवुड 2 बराबर 0। ये है हमारे पास, इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो मैंने बताया था कि x स्क्वायर के आगे यदि कोई संख्या होती है तो उसको हमें पीछे वाली संख्या से क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो हमारे पास आगे अंडरवुड 2 है, मैं यहाँ लिख देता हूं अंडरवुड 2 है, और पीछे हमारे पास 5 अंडरवुड 2 है। इसको जब हम गुणा करेंगे तो देखिए अंडरवुड 2 को अंडरवुड 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 बन जाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक अलग संख्या और है 5, तो 5 दूने 10। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, इसकी जगह पे हमारे पास आ गया 10। अब पूर्व की भांति पहले के पहले कि हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी जिसको गुणा करने पर तो आना चाहिए 10, और इसके आगे चूंकि प्लस है उनको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए, और चूंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो इनको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दो संख्याएं 5 और 7 होगी, 5 को 7 से गुणा करोगे तो 10 बन जाएगा, और 5 और 7 को जोड़ोगे, 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 बन जाएगा। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अंडरवुड 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह मैं लिख देता हूं 5 प्लस 2, ये x के गुणांक है, और प्लस 5 अंडरवुड 2 बराबर 0। धीरे धीरे सरल करना हम लोगों को। अंडरवुड 2x स्क्वायर प्लस 5 को x से गुणा किया 5x, फिर प्लस 2 को x से गुणा किया 2x, प्लस 5 अंडरवुड 2 बराबर 0, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख देता हूं, अंडरवुड 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, यहां मैं 2 को लिख देता हूं अंडरवुड 2 का स्क्वायर मान लेता हूं। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर ये हो गया x का पद, क्योंकि अंडरवुड 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही होता ना। अंडरवुड 2 का स्क्वायर का मतलब है अंडरवुड 2 इंटू अंडरवुड 2, और अंडरवुड 2 को अंडरवुड 2 से गुणा करने पर क्या होता है, 2 ही आएगा, ठीक है। फिर अगली संख्या हमारे पास है 5 अंडरवुड 2 बराबर 0। अब दो में से हम कॉमन करेंगे, इन दो में से अगर हम कॉमन ले तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ रहा है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो x कॉमन ले लेंगे। आगे हमारे पास x कॉमन। अब हम आगे चलते हैं, तो यहां से तो बच गया अंडरवुड 2 और x स्क्वायर में से एक x बच गया, एक तो कॉमन आ गया। फिर प्लस यहां से x कॉमन आगे चला गया तो बच गया हमारे पास 5। फिर आगे चलते हैं, आगे वाले में प्लस का प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अंडरवुड 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है। अंडरवुड 2 जैसे कॉमन आएगा तो अंडरवुड 2 के स्क्वायर में से एक अंडरवुड 2 बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ अंदर बच जाएगा अंडरवुड 2x, फिर प्लस यहाँ से अंडरवुड 2 कॉमन आ गया तो हमारे पास बच जाएगा 5 बराबर 0। अब देखिए ओके वही बात है, मैंने कहा था ये गुणनखंड दोनों के अंदर कॉमन आएगा, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। अब इसको आराम से अंडरवुड 2x प्लस 5 इसको कॉमन कर देते हैं
तो यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा अंडरवुड 2 बराबर 0। अब ओके वही बात है, या तो पहले वाला 0 या दूसरा वाला 0। तो मैं लिख देता हूं या तो अंडरवुड 2x प्लस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा अंडरवुड 2x बराबर प्लस का 5 पक्षांतर वहां चला जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -5 बटा अंडरवुड 2। इसको हम परिमेयकरण भी कर सकते हैं, अंडरवुड 2 से ऊपर नीचे गुणा करके इसको परिमेयकरण भी कर सकते हैं तो भी सही होगा, और इसको आप इस स्थिति में रखो तो भी सही है। या फिर दूसरी कंडीशन में हम दूसरी संख्या जो दे रखी है x प्लस अंडरवुड 2 बराबर 0 मानेंगे, तो x बराबर हो जाएगा अंडरवुड, ये 2 जो है अंडरवुड उधर चल जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। इस प्रकार हमें चर x के 2 अभिष्ट मान प्राप्त हो गए। पहला मान है -5 बटा अंडरवुड 2 और दूसरा मान है x बराबर -√2। तो इस प्रकार गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना अत्यंत ही आसान है। बस मामूली सी थोड़े चिन्हों की सावधानी हम लोगों को रखनी और उन संख्याओं को सोचते समय कि गुणा करने और गुणा करने पर या जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, वो थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। चौथा प्रश्न, तो चौथा प्रश्न देखिए हमारे पास चौथा क्या कह रहा है, 2x²। देखिए 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ये जो समीकरण है ना, थोड़ी सी यहाँ आते हुए पीछे आते हुए थोड़ी या भिन्न के रूप में आ गई तो थोड़ा हम लोगों को ऐसी संख्याएं सोचने में थोड़ी तकलीफ आएगी भाई कि ऐसी क्या 2 संख्याएं सोचे जिनको गुणा करने पर तो 1/8 आ जाए, ये सॉरी 2 आगे लाके गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाए और फिर जोड़ने पर ये आ जाए, तो यहाँ हमें थोड़ी तकलीफ आती है। तो इसको हम क्या करते हैं, लघुत्तम देकर के बिल्कुल सिंपल समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लघुत्तम ले लूंगा, तो इसके नीचे भी 1 माना जा सकता है और इसके नीचे भी 1 माना जा सकता है, ठीक है ना। तो 1 और 8 का लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 8। चलिए ये हमने ले लिया लघुत्तम, ठीक है। अब इसके नीचे 1 माना था, 1 का 8 में भाग 8 बार, है ना। फिर 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूने 16x², फिर माइनस इसके नीचे भी हमने 1 माना था, 1 का भाग 8 में 8 बार और 8 को 1 से गुणा किया 8x, फिर प्लस 8 का 8 में भाग 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया बराबर 0, ठीक है ना। अब हम तिरछा गुणा कर देंगे, वज्र गुणा, तो इसको 8 को उधर जाके गुणा करें क्योंकि इसके नीचे तो कोई संख्या है नहीं तो 1 मानी जा सकती है, तो 1 से इसको गुणा करेंगे तो इस समीकरण में तो कोई फर्क आएगा नहीं, और 8 उधर जाके जैसे ही 0 से गुणा होगा तो 0 बन जाएगा। तो इस समीकरण को वापस रूपांतरित करके ऐसे लिख सकते हैं, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब ये आ गई हमारे पास द्विघात समीकरण। अब इसको हमें हल करना, तो मैंने कहा था कि x² के आगे यदि कोई संख्या है तो उसको इस पीछे वाली संख्या से जो अचर है उसको गुणा कर देना है। तो 16 को हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आ गई नई 16। अब हमें क्या करना है, ऐसी 2 संख्याएं सोचनी जिसको गुणा करने पर तो आना चाहिए 16 और चूंकि इसके आगे का चिन्ह प्लस है तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो बिल्कुल आसान है, 4 और 4 8 हो गए और 4 को 4 से गुणा करो तो 16 हो गए। पर लिख देना सावधानी से चिन्हों का ध्यान रखते हुए, 16x² माइनस, यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस 4 + 4 का कहा था, 4 + 4 ये x का पद है प्लस 1 बराबर 0। चलिए 16x² माइनस 4x, फिर ये प्लस माइनस -4x प्लस 1 बराबर 0। अब हम दो में से कॉमन, इन 2 में से और इन 2 में से कॉमन करेंगे तो आगे वाली संख्या में से साफ दिख रहा है कि 4 और x दोनों कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 का भाग 16 में जा रहा है और x दोनों के अंदर है ही है और x की कम घात x है, x की कम घात 1 है तो ये कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे 16 में 4 का भाग देंगे 4 बार और x² में से 1x बार आ गया, ठीक है ना। फिर माइनस 4x पूरा की पूरा कॉमन आ गया तो 4x को 4x के भाग देंगे तो 1 बार, पूरा के पूरा कॉमन आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बस शून्य बच गया, नहीं, पूरा के पूरा कॉमन आने का मतलब है कि जो चीज कॉमन है ना उस चीज से जो अंदर की पद है ना उनको भाग देना, कॉमन लेने का मतलब यही है। फिर ये आगे चलते इसमें से आगे माइनस लिख देते हैं, इस पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 तो सभी में कॉमन रहता ही है तो 1 कॉमन रहेगा। फिर यहाँ देखेंगे अंदर 4x का 4x 1 से भाग देने को फर्क नहीं आएगा, फिर माइनस और ये प्लस मिलकर के माइनस बन जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो 4x - 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये देखिए ये वाला, तो हम लिख देंगे 4x - 1 और यहाँ से भी 4x - 1 बराबर 0। ये हमें प्राप्त हो गए। अब ओके वही बात मैंने कहा था पहले में, या तो
4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। ये आ गया पहले चर x का मान। फिर दूसरा में, या फिर दूसरा वाला जो गुणनखंड उसको 0 के बराबर करेंगे, तो दूसरा वाला भी यही सेम है। 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस 1 उधर गया प्लस का 1, x बराबर हो गया 1/4। ये आ गए हमारे पास इस द्विघात समीकरण के दो हल, पहला 1/4 और दूसरा भी 1/4। तो देखा आपने, द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना अत्यंत ही सरल है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। ये क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, देखिए मैं तीसरा प्रश्न पढ़ रहा हूं 4.2 प्रश्नावली का, ठीक है। तो ये कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 17 है और गुणनफल 182 है। हम लोगों को ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका योगफल तो 27 है, जिनका योगफल तो 27 है और गुणनफल 182 है। हमें किसके टुकड़े करने हैं, 27 के 2 टुकड़े करने हैं। ऐसी दो संख्या सोचनी जिनका योगफल 27 है। तो योगफल 27 पे मान लेते हैं कि माना पहली संख्या है ना, दो संख्याओं में माना पहली संख्या मान लेते हैं कि x है, ठीक है ना। दो संख्याओं में पहली संख्या हमने मान ली x। अब चूंकि दोनों संख्याओं का योग 17 है, तो 27 है, तो अगर 27 में से पहली वाली संख्या को हटा तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसीलिए दूसरी संख्या प्रश्न अनुसार है ना, प्रश्न अनुसार दूसरी संख्या क्या भाई, 27 माइनस x। पहली संख्या हमने x मान ली और 27 में से अगर पहली संख्या को घटा देते तो दूसरी संख्या आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है। प्रश्न अनुसार इनका जो गुणनफल है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x, इनका गुणनफल 182 है। चलिए x को मैं 27 से गुणा करूं, 27x, ठीक है। फिर x को माइनस x से गुणा करूं, माइनस x स्क्वायर, उस साइड में 182, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर हो जाएगा देखो माइनस का x स्क्वायर, फिर प्लस के 27x, फिर ये माइनस के 182 प्लस के 182 इधर आ जाएंगे, तो माइनस के 182 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x स्क्वायर के आगे माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेते ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा माइनस 27x, और ये माइनस का 182 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये माइनस उधर जाकर के 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर 0। यदि हम इतना यहाँ पे आए ना, इसकी बजाय यदि हम इस प्रश्न में इनको पक्षांतरण करके उधर लेके चले जाते, जैसे 182 को पक्षांतरण करके यहाँ लाए, इसकी बजाय यदि हम उनको पक्षांतरण करके वहां लेके चले जाते तो समीकरण ये के ही प्राप्त होने वाली है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि उस साइड में 182 है, ये माइनस का x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 27 है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, और 182 ऑलरेडी वहां पे है ही। देखिए वापस x स्क्वायर माइनस का उधर गया, प्लस का हो गया, प्लस का 27 उधर गया, माइनस का हो गया, और 182 उधर है ये। अब हमें इनके गुणनखंड करने, गुणनखंड करने के लिए मैंने बताया था x स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं है तो पीछे वाली संख्या से गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम देखेंगे 182 हमारे पास, तो हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिसको गुणा करने पर तो आना चाहिए 182 और आगे प्लस है तो जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो आइडिया लगाइए ऐसी संख्याओं का। तो ऐसी संख्याओं का मैं बता देता हूँ आइडिया। अगर आप ऐसी संख्याओं को सोचोगे तो बार बार अभ्यास करने पर आपको इस प्रकार की संख्याओं के बारे में सोचना आएगा। तो 13 और 14 दो संख्या ऐसी जिनको यदि हम आप गुणा करते हैं तो 182 आ जाता है और जोड़ते हैं तो 27 आ जाता है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक तो है 13 और दूसरी संख्या है 14, ठीक है ना, ये एक्स के पद है, प्लस के 182 बराबर 0। फिर आगे चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस है ना 13, ये एक्स से गुणा होकर 13x हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस ये हो गया 14x, ठीक है ना, फिर प्लस का 182 बराबर 0। अब दो में से कॉमन करेंगे, इन दो में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचाएगा x और यहाँ से x पूरा कॉमन आ गया तो बचाएगा 13। इसी प्रकार यहाँ से देखो माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा,
फिर 14 कॉमन आ रहा है इनमें से, क्योंकि 14 182 से 182 14 से विभाजित हो जाता है, तो 14 कॉमन आते यहाँ से x बचेगा, और 182 को हम 14 से भाग देंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और 13 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए x माइनस 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 14 बराबर 0। अब ओके वही, या तो पहली संख्या पहला गुणनखंड x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, यह भी हमारे पास पहली संख्या, ठीक है। या फिर दूसरे में x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस के 14 उधर जाएंगे प्लस के 14, तो हमारे पास देखिए अगर हम पहली संख्या ये मान के चले कि पहली संख्या 13 है, तो दूसरी संख्या 13 माइनस 27 माइनस 13 बराबर 14 जाएगा। और यदि हम पहली संख्या यहाँ पे 14 मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम नीचे, अतः पहली संख्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैसे आपको भाषा रूप देना, यहाँ लिख देंगे अतः पहली संख्या यदि x बराबर 13 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 13 बराबर 14, हो गया ना। इसी प्रकार फिर हम आगे लिख देंगे क्या, यदि हम पहली संख्या 14 माने तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 27 माइनस 14 बराबर 13 प्राप्त हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, कल मैंने धनात्मक पूर्णांकों के बारे में बताया था, क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, तो ऐसे ही समीकरण बनानी है और बना करके सॉल्व करनी है। प्रश्न बहुत आसान है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहला क्रमांक हम x मान लेंगे, दूसरा मैंने बताया था 1 जोड़ना है तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योग मतलब पहला पूर्णांक हमने x माना तो x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर, फिर दूसरा पूर्णांक हमने निकाला कि 1 जोड़ने पर x प्लस 1 आएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3। चलिए अब मैं अगला प्रश्न 4.2 प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 5 हल करके बताता हूँ। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया। इस प्रश्न को हम लेके देखते हैं। होता है, मैं प्रश्न पढ़ूंगा, प्रश्न संख्या 5वां। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है। देखिए मैं यह बना देता हूँ समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज, ये जिसमें ये इसका आधार है और ये इसकी ऊंचाई और ये कर्ण है, जिसको हम बोलते हैं आधार, लंब और कर्ण। क्या कह रहे हैं, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई ये इसके आधार से 7 कम है, तो आधार मान लेते हैं x। ये मैंने माना कि जो आधार है वो x है, ठीक है। फिर ऊंचाई आधार से 7 कम है तो ये हो जाएगी 7 कम x माइनस 7, भाषा रूप में लिखेंगे माना कि आधार, यहां लिख देता हूं, माना कि आधार जो है वो कितना है, आधार बराबर x सेंटीमीटर है। तब प्रश्न अनुसार ऊंचाई कितनी आएगी, प्रश्न अनुसार ऊंचाई कितनी होगी भाई, प्रश्न अनुसार ऊंचाई आधार से 7 कम है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहा यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये कर्ण 13 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, कर्ण 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें दो भुजाएं ज्ञात करनी, कौन कौन सी, आधार और ऊंचाई। अब हम चलेंगे पाइथागोरस, इसने कर्ण दे दिया, कर्ण कितना दिया, कर्ण दे दिया 13 सेंटीमीटर। चलिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी थी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस प्रमेय। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। आधार x है, x का स्क्वायर, लंब x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कर्ण 13, ये हो गया 13 का स्क्वायर। चलिए अब इसको सरल करते हैं, x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a और b, तो 7 दूने 14x हो जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 14x, ये हो गया 14x। फिर b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 49, उस साइड में 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। अब ये हो गया x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के गुण 50 इधर है ही है, और मैं 169 को पक्षांतर करके यहाँ लेके आऊंगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब चलते सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और
गुणपचास माइनस 169, तो गुणपचास माइनस, यहाँ लिख देता हूं मैं, गुणपचास माइनस 169। तो चूंकि घटाई जाने वाली संख्या जिस संख्या से घटा रहे उससे बड़ी है ना, तो हम माइनस में कर देंगे। तो 169 में से हम गुणपचास घटा लेंगे तो 120 आएगा, चिन्ह हम माइनस का रख देंगे क्योंकि जो संख्या घटाई जा रही है वो संख्या बड़ी है, माइनस वाली। ये हो जाएगा माइनस का 120 बराबर 0। अब देखिए पूरे समीकरण में से 2 कॉमन आ रही है, तो 2 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7x और माइनस ये हो जाएगा 60 बराबर 0। अब हम आगे सरल करते हैं, 2 उधर जाएगा 0 के नीचे तो हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये आ गई हमारे पास द्विघात समीकरण। अब इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे कि 60 है, गुणा करने पर तो 60 आना चाहिए और घटाने पर 7 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्या सोचे जिसको गुणा करने पर तो 60 आना चाहिए, इसके आगे माइनस है तो घटाने पर 7 आना चाहिए। जी हाँ, 12 और 5, 12 और 5, 12 को 5 से गुणा करो तो 12 पंजे 60 हो जाता, और 12 में से 5 घटाओ तो 7 हो जाएगा। तब इसको सरल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां मैं लिख दूंगा 12 माइनस 5 ये x और माइनस के 60 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x, x का पद हो गया, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस 5x, फिर माइनस के 60 बराबर 0। अब दो में से कॉमन करना है, इन 2 में से और इन 2 में से, तो x कॉमन करूंगा तो हो जाएगा x माइनस 12, फिर प्लस यहाँ से 5 कॉमन करूंगा तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएंगे 12 पंजे 60 बराबर 0। तो हमारे पास आ गया x माइनस 12 और यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 5 बराबर 0। अब या तो पहले वाला पद x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 12, उधर जाएंगे प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 5। अब चूंकि आधार और जो ऊंचाई वो माइनस में नहीं हो सकती, प्लस में होती है हमेशा, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी नगण्य, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, जो कि नगण्य है। तो हमारे पास x का अभिष्ट मान क्या हो गया, x का मान प्राप्त हो गया हमारे पास 12। तो ये हो गया आधार, हम नीचे और लिखेंगे भाषा के ऊपर, अतः हम यह लिख देंगे, अतः आधार बराबर कितना हो गया, आधार बराबर हो गया ये 12, आधार बराबर हो गया 12। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास आधार, ये ऊंचाई और ये कर्ण। अब इनका वर्ग निकाल के देख लो, वो केवल पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। आधार स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, लंब स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो 144 और 25 कितने होते हैं, 169, 169, और उधर अगर हम 13 का स्क्वायर निकाला तो भी 169 होता है। इस प्रकार ये देखते हैं कि ये प्रश्न हमारा बिल्कुल ही सही हो गया। इस प्रकार गुणनखंड विधि से हमें द्विघात समीकरणों को हल करना सीखा और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अभ्यास करने मात्र से हम लोग आसानी से गुणनखंड विधि से हम इनको हल कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम पूर्ण वर्ग बना करके इन द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप करके नहीं देखें। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स स्किप करने से नहीं होती है, मैथमेटिक्स तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देख करके ही आप पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेरे साथ मेरे YouTube चैनल इजी मैथ्स पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले अध्याय 4.3 में द्विघात समीकरणों को हल करने की एक नई विधि के साथ।